सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की आपकी शांति शिक्षा की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 को, और जिसका नाम है भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं मानवाधिकार। तो धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, और मानवाधिकारों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता इसका मतलब सिंपल सा होता है, हमारा जो देश है इसमें बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और हर एक धर्म के अपने रिचुअल्स होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं। तो हमें एक नागरिक के तौर पर, एक अच्छे नागरिक के तौर पर सभी धर्मों को, सभी धर्मों के रिचुअल्स का सम्मान करना चाहिए और सभी धर्मों को बराबर मानना चाहिए। यही हमें ये सिखाता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, मानवाधिकार या मानव अधिकार उन मूलभूत अधिकारों को कहा जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव हकदार होता है। यह वह मूल अधिकार है जिसे एक मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता तथा यह मानव के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है। यह मानव के विकास के क्रम का यह अत्याधुनिक रूप है जहां मानव मात्र एक पशु के समान न रहकर एक सामाजिक विचार विमर्श करने वाले प्राणी का दर्जा रखता है। मानव अधिकारों को सामान्य अधिकार या कॉमन राइट्स भी कहते हैं क्योंकि यह विश्व के समस्त स्त्रियों एवं पुरुषों के द्वारा समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, JES फॉसेट के अनुसार मानव अधिकार कभी कभी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार अथवा प्राकृतिक अधिकारों के नाम से पुकारे जाते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनको किसी व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता। प्राकृतिक अधिकार पुरुष एवं स्त्री दोनों से संबंधित हैं, साथ ही वे उनके स्वभाव के अनुकूल ही होते हैं। अब मानव अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो 10 दिसंबर 1948 का दिन मानव जाति के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाता है, इसलिए संपूर्ण विश्व इस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। प्रायः यह माना गया कि मानव अधिकार हमें सुरक्षा, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अतः मानव अधिकारों की आवश्यकताओं को प्रमुख रूप से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। सबसे पहला है नैतिक दृष्टि से हमें मानव अधिकारों को निर्धारित करने की आवश्यकता है क्योंकि ये हमें मानव स्वभाव एवं मानवीय गरिमा के नैतिक दर्शन होते हैं। वास्तविकता यह है कि विश्व भर में युद्ध, हिंसा, असहिष्णुता और गरीबी मानव गरिमा के दैनिक उल्लंघन का परिणाम है। अब देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे है, ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मानव अधिकारों की आवश्यकता होती है। कोई भी राष्ट्रमंडल देश वास्तव में मानवाधिकारों को पूरी तरह कार्यान्वित करने का दावा नहीं कर सकता, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मानव के अधिकारों का हनन होता ही है। जहां पर गरीब और अमीर की खाई जो है वो ज्यादा होती है, वहां पर जो अमीर होते हैं वो गरीबों को निश्चित रूप से गरीबों का शोषण करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी हर जगह पर अगर हम बात करें तो मानवाधिकार समान रूप से सबको सारे अधिकार प्राप्त नहीं है। वो कागजों में हो सकते हैं लेकिन रियलिटी में अगर आप देखोगे तो ऐसा आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो हमारे कानूनी अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तथा हमारे समाज के भीतर न्याय और निष्पक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए हमें मानव अधिकारों की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर कई देशों में अशांति के समय पुलिस का इस्तेमाल सरकार के विरोधियों को रोकने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस तरह के कृत्य लिखित कानूनों के विरुद्ध हो सकते हैं। अब देखिए, मानव अधिकारों का क्या महत्व है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मानव अधिकारों के महत्व को निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहला है, मानव अधिकार भी लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आवास और शिक्षा को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों की गारंटी देता है ताकि वे सभी अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। जैसे कि हमारे देश में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनका मूल अधिकार है। यानी कि कोई भी बच्चा जो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो 6 से 14 साल का है तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा उसे निःशुल्क देना ये राज्य सरकार का दायित्व है और ये हर बच्चे का मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये हर बच्चे को मिलना ही चाहिए। अंततः जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा की गारंटी द्वारा
मानवाधिकार लोगों को उनसे अधिक जो शक्तिशाली हैं उनके शोषण के विरुद्ध संरक्षण करते हैं। आज के समय में मानवाधिकार शब्द मानव स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। मानवाधिकार का महत्व यह है कि यह किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार एवं भेदभाव को खत्म करता है, क्योंकि संविधान में सभी लोगों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या है, तो हमारे देश में लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है वो क्या होता है, वही होता है लोकतंत्र, जिसकी जो परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। जैसे कि हमारे देश में जब चुनाव होता है तो देश का प्रत्येक व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकारी होता है और सभी लोगों का बराबर का हर एक वोट की कीमत जो होती है वो इक्वल होती है। तो लोकतंत्र शब्द दो शब्दों लोक और तंत्र से मिलकर के बना हुआ है। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा का डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिक से मिलकर बना है। डिमोस का अर्थ है शांति एवं क्रेटिक का अर्थ होता है शासन। तो अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता का शासन। तो अधिकतर लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में शासन व्यवस्था के रूप में किया जाता है, जबकि वास्तविक तथा व्यापक अर्थ में इसके अनेक रूप पाए जाते हैं। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है, लोकतंत्र वह है जो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है? सबसे पहला है स्वतंत्रता। सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, भातृत्व यानी कि सभी लोग मिलजुल करके रहें, इस तरीके का माहौल लोकतंत्र में बनाया जाए। सामाजिक न्याय सभी को मिले, समाजवाद हो और धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। जैसा कि मैंने कहा कि सभी लोग एक दूसरे के धर्मों को समान रूप से देखें, समान रूप से रिस्पेक्ट करें और किसी विशेष धर्म को कुछ विशेष ना मिले, विशेष अधिकार ना मिले, बल्कि सभी धर्म क्या हो, इक्वल हो। अब लोकतंत्र की आवश्यकता और महत्व के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो लोकतंत्र की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित है। पहला है कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराने के लिए। दूसरा है योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए। तीसरा है देश प्रेम की भावना का विकास करने के लिए। चौथा है मानवीय मूल्यों या गुणों का विकास करने के लिए। पांचवा है प्रजातांत्रिक आदर्शों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है। भारत में संसार के सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। हमारा देश, इसमें आप देखोगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सभी लोग अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, पूजते हैं, अपने अपने रीति रिवाजों को निभाते हैं। यद्यपि यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है। उसके पश्चात इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन एवं बौद्ध धर्म को मानने वाले भी रहते हैं यहाँ पर, और उनके बहुत सारे क्या हैं, उनके भी अपने अपने मंदिर हैं। इन सभी लोगों का भारत के विकास में योगदान रहता है। इसका प्रमुख आधार धार्मिक सहिष्णुता ही है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं और सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं, और इसे ही हम कहते हैं धार्मिक सहिष्णुता। तो धार्मिक सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता है। धार्मिक सहिष्णुता शब्द धार्मिक एवं सहिष्णुता नामक दो शब्दों से मिलकर के बना है, जहां धार्मिक शब्द का आशय धर्म शब्द से लिया जाता है। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अन्य शब्दों में व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आचरण एवं व्यवहार तथा खान पान अपनाया जाए या धारण किया जाए वही धर्म है। अब है धार्मिक सहिष्णुता की विशेषताएं। तो देखिए धार्मिक सहिष्णुता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों में उदारता एवं समन्वय की भावना पाई जाती है और इसीलिए सभी लोग मिलजुल करके रह पाते हैं। फिर है भारत में धार्मिक सहिष्णुता के फलस्वरूप विविधता में एकता पाई जाती है। इसके बाद है भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध एवं जैन धर्म सभी संस्कृतियां अपनी अपनी विशेषता बनाए हुए हैं। यही रीजन है कि धार्मिक सहिष्णुता हमारे देश में अभी भी कायम है। इसके अलावा मुसलमानों के संपर्क तथा साथ रहने के कारण अल्लोपनिषद की रचना भारतीय मनीषियों ने की है। फिर है धार्मिक समन्वय के फलस्वरूप बुद्ध को राम एवं कृष्ण की भांति भगवान का अवतार माना
जाता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय एकता की किस प्रकार से आवश्यकता है। अभी भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता तो है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर हमें असामाजिक तत्वों के माध्यम से ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। तो किस प्रकार से हमारे देश को राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो आज प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं के हित के आगे राष्ट्र हित का विस्मरण कर दिया है, राष्ट्र हित को भुला दिया है, जिससे राष्ट्रीय एकता की डोर कमजोर पड़ गई है। इसी कारण हमारे देश में राष्ट्रीय एकता लाने की अत्यधिक आवश्यकता है। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरा है वर्ग संघर्ष की समाप्ति की दृष्टि से, तीसरा है हम की भावना के विकास की दृष्टि से, चौथा है लोकतांत्रिक शासन में आस्था की दृष्टि से, पांचवा है क्षेत्रीय संकीर्णता की समाप्ति की दृष्टि से, छठवां है विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन की दृष्टि से, और सातवां है राष्ट्रीय उन्नति एवं जीवन स्तर को उठाने की दृष्टि से। अब भारत की विविधता में एकता दर्शाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है भौगोलिक अनेकता में एकता। चूंकि भौगोलिक अनेकता कैसे है, आप देखो कहीं कहीं पर गर्मी पड़ती है बहुत, कहीं कहीं बहुत ठंडी पड़ती है, कहीं कहीं हम तीनों सीजन देखते हैं। तो ये क्या है? भौगोलिक अनेकता ही तो है। इसके अलावा सबके वेशभूषा जो होती है वो अलग अलग होती है, सबके सभी धर्मों के रिचुअल जो त्योहार होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम मिलजुल कर रहते हैं। राजनीतिक अनेकता में एकता है, सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता, वही मैंने कहा कि लोगों की बोलियां अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, पहनावे अलग अलग है, लेकिन हम मिलजुल करके रहते हैं। धार्मिक अनेकता में एकता, जो सारे के सारे अलग अलग धर्मों के लोग हैं फिर भी मिल करके एक समान रूप से रहते हैं। भाषा की अनेकता में एकता है, भाषा तो हर जगह आप देखोगे बदलती रहती है। जैसे कहा भी गया है कि एक कोस पे पानी बदले, चार कोस पे वाणी, यानी कि पानी और वाणी जो है, यानी कि भाषा जो है वो बदलती रहती है हमारे देश में। फिर है धार्मिक अनेकता में एकता। अब आते हैं राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो जो सांप्रदायिकता है, सबसे बड़ा ये बाधक तत्व है राष्ट्रीय एकता में। फिर है भाषावाद, चूंकि जो भाषाएं हैं लोग अलग अलग बोलते हैं, इसकी वजह से भी राष्ट्रीय एकता में कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी लोगों को सारी भाषाएं समझ में नहीं आती हैं। फिर है इसके बाद क्षेत्रीयता, जातिवाद तो बहुत बहुत बड़ा कारण है राष्ट्रीय एकता में। फिर है रंग भेद, रंग भेद भी है हमारे देश में। दूषित शिक्षा प्रणाली तो है ही, आप लोगों को पता ही है, रटन प्रणाली वाली शिक्षा है। नैतिक पतन एवं भ्रष्टाचार, फिर है दूषित राजनीति। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहला है राजनैतिक उपाय, दूसरा है भावात्मक एकता, तीसरा है अंतरजातीय विवाह, चौथा है राष्ट्रीय भाषा, पांचवा है शिक्षा, छठवां है कठोर नीतियां, सातवां है क्षेत्रीयता का त्याग कर, और आठवां है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। और इसके बाद आता है वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो वैश्वीकरण अंग्रेजी शब्द का ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण वैश्विक भूखंड से है। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी गिडेंस ने किया था। सामान्य अर्थ में इसका अभिप्राय संपूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में एकीकृत होकर अपनी भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक दूरियों को मिटाकर मानव समाज के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। अब देखिए प्रोफेसर एस के दुबे ने क्या कहा है। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत वे सभी शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो मानव कल्याण से संबंधित होती हैं। फिर है वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है पारस्परिक निर्भरता, जैसे कि मैंने बार बार आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है कि हमारे देश में जो चीजें अधिक होती है, जैसे कि गेहूं है, चावल है, गन्ना है, तो इसको हम दूसरे देशों में भी निर्यात करते हैं। जिन देशों के पास इनकी कमी है या जिनके पास खेत नहीं है या उस तरीके की उर्वरा युक्त भूमि नहीं है, तो वहां से हम, हमारे पास जो चीजें नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ हुए, एलपीजी, ये सब हमारे पास नहीं है, तो हम उनसे वहां से मंगा पाए अपने देश में और उन संसाधनों का उपयोग कर पाए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो। फिर है विकसित देशों पर नियंत्रण, फिर है मानवता का विकास, और फिर है तकनीकी शिक्षा का विकास। इसके बाद है वैश्वीकरण की आवश्यकता तथा महत्व क्या है। तो विश्व स्तर पर व्यापार करने के लिए, विश्व की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, विश्व नागरिकता के लिए, और फिर है जनसंचार के द्वारा राष्ट्र की गतिविधियों का ज्ञान होना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने आज चैप्टर नंबर
8 को खत्म कर लिया। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका बचा है चैप्टर नंबर 9 और उसके बाद आपका जो शांति शिक्षा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको ये जो नोट्स आप लिखे हुए देख रहे हो, ये हाथों से लिखे हुए नोट्स अगर आपको चाहिए 8 के 8 विषयों के, तो उसके लिए सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा 7705954549। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ऐप के से संबंधित सारी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और ऐप में आपको 4th सेमेस्टर के सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं, नोट्स दे देते हैं। तो अलग से आपको मार्केट से कोई जरूरत नहीं होती इसको खरीदने की। तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड किया, कोर्स को लिया, तो आप बेहतर तरीके से अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्लास को पूरा अटेंड करने के लिए। तो अगली क्लास में मिलते हैं और वो आपका लास्ट चैप्टर होगा। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों के क्लासेस की लिंक, मास्टर क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। तो देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे बताते रहिए। जय दोस्त।